नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डेली करंट अफेयर्स राजस्थान आरएस जंक्शन चैनल पर। 13 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, फोकस है हमारा महत्वपूर्ण खबरों पर जो राजस्थान, देश और दुनिया से जुड़ी है और आपकी परीक्षा में उपयोगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न जो आज का हमारा है वो है कि राजस्थान में वर्ष 2020-21 जो वित्त वर्ष है उसमें निम्नलिखित में से किस जाति के लोगों को आवश्यकता अनुसार 200 दिवस का रोजगार मनरेगा के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा। सामान्य जो जितने भी मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थी होते हैं उन्हें 100 दिवस का गारंटीड रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन कुछ विशेष जातियों के लिए राजस्थान में 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा और इनमें सम्मिलित है सहरिया, खेरवा और कथोड़ी। ये तीनों जनजातियां जो है इनको यहाँ पर 100 दिवस का कार्य पूरा होने पर, मांग करने पर अतिरिक्त 100 दिवस का और कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। तो 12 जिले में निवासरत है आपकी सहरिया और खेरुआ जनजाति, जबकि उदयपुर जिले में है कथोड़ी जनजाति। इन तीनों ही जनजातियों को जब वे अपना 100 दिवस का निर्धारित रोजगार पूर्ण कर लेंगे, उसके पश्चात यदि मांग की जाती है तो 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। अपतटीय पवन टरबाइन आधारित विश्व के पहले विशाल ऊर्जा द्वीप की स्थापना किस देश में की जा रही है? तो दोस्तों, यूरोप का एक उत्तरी यूरोप का देश है डेनमार्क, और इस देश द्वारा जो है अपने यहाँ एक द्वीप पर ऑफशोर जो आपका पवन ऊर्जा होती है, विंड एनर्जी जो है, तो ऑफशोर विंड टर्बाइन्स की स्थापना करके और वहाँ पर बड़ी मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। तो अपने 3 मिलियन से भी अधिक घरों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये ऊर्जा द्वीप बनाया जा रहा है, जो विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप होगा। एनर्जी आइलैंड इसको कहा जाएगा क्योंकि इस द्वीप पर चारों ओर पवन से चलने वाले जो टरबाइन है उनकी स्थापना की जाएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि समुद्र तट के किनारे काफ़ी तेज हवाएं चलती है और उसी का लाभ यहाँ पर उठाने का प्रयास किया जाएगा। यह आइलैंड 200 विशाल अपतटीय पवन टरबाइनों के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा। समुद्र से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस कृत्रिम ऊर्जा द्वीप में लगभग 50% हिस्सेदारी डेनमार्क की सरकार की होगी। तो डेनमार्क की सरकार जो है उसने भी अपने जलवायु अधिनियम के तहत वर्ष 1990 के दशक से वर्ष 2030 के दशक तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 70% की कमी लाने और 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की बात उन्होंने कही है। CO2 न्यूट्रल बनने की बात कही है, अर्थात जितनी मात्रा में वे CO2 का उत्पादन करेंगे उतनी ही मात्रा में वे CO2 को बचा भी लेंगे और उसके उत्पादन को रोकेंगे। क्योंकि जीवाश्म ईंधन के उपयोग से आपके CO2 का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर वो उसकी जो है रोकथाम के लिए इस तरह के नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयास कर रहे हैं। तो पहला एनर्जी आइलैंड डेनमार्क में स्थापित हो रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूँ, सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और उसी क्रम में हमारे प्लेटफॉर्म आरएस जंक्शन जो एप्लीकेशन है वहाँ पर भी आपके लिए कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं। किफ़ायती दामों में उत्कृष्ट क्वालिटी के मटेरियल के साथ में आपको टेस्ट और इसके साथ PDF और वीडियो क्लासेस अवेलेबल है, जिनका लाभ आप उठा सकते हैं। तो यदि आप पहली बार एप्लीकेशन पर जा रहे हैं तो वहाँ आप New10 कोड का यूज करके और 10% की छूट हमारे सभी कोर्सेज पर पा सकते हैं। बेहतरीन टीचर्स के साथ आपको उत्कृष्ट क्वालिटी का गुणवत्तापूर्ण मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल होगा, जो आपकी सफलता में निर्णायक सिद्ध होगा। चलिए, देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना किस क्षेत्र में की जाएगी? तो हाल ही में सरकार ने निर्णय लिया है कि लद्दाख क्षेत्र में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से विद्युत उत्पादन किया जाएगा। तो इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह और ONGC ऊर्जा केंद्र ने मिलकर के और वहाँ के स्थानीय सांसद जाम्यांग शेरिंग नामग्याल की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं। एक त्रिपक्षीय समझौता है। समझौते के अंतर्गत क्या किया जाएगा? दोस्तों, लेह जो है उससे 170 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित चीन की सीमा के नज़दीक जो पूगा नामक स्थान है, वहाँ पर देश का पहला भूतापीय ऊर्जा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के पहले चरण में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड द्वारा 1 मेगावाट की क्षमता वाले बिजली संयंत्र चलाने के लिए 500 मीटर की खुदाई की जाएगी। प्रयोग किसका होगा? यहाँ पर दरअसल आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो एस्थेनोस्फेयर होता है, जिसको हम दुर्बलता मंडल भी बोलते हैं, अर्थात हमारे जो भूगर्भ है उसमें लिथोस्फीयर के नीचे
एक पिघले हुए लावा वाला क्षेत्र होता है, जिसके संपर्क में यदि कोई भी पानी का सोर्स आता है तो वो पानी गर्म होकर के भाप बन करके और भूमि से बाहर निकलता है, और ऐसी जगह पर बड़ी मात्रा में गर्म पानी की उपलब्धता होती है। तो जो लद्दाख -डिग्री के अंदर जहाँ पर लगा वर्ष भर तापमान रहता है, -0 से भी नीचे तापमान रहता है, वहाँ पर इस तरह के गर्म क्षेत्र मिलते हैं, और इसी गर्म जो पानी है इसका उपयोग करके विद्युत उत्पादन का कार्य ONGC यहाँ पर करेगा, जिससे वहाँ स्थानीय लोगों की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो यहाँ से जो भी ऊर्जा उत्पादित होगी वो 100% मुफ्त बिजली के रूप में आम जनता को मिलेगी। अनुमान के मुताबिक इस क्षेत्र से तकरीबन 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। शुरुआती चरणों में इस प्लांट की मदद से पास ही के तिब्बती शरणार्थी बस्तियों में बिजली पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। लद्दाख के पूगा और चुमाथांग को भारत में सबसे महत्वपूर्ण भूतापीय क्षेत्रों में से एक माना जाता है। इन क्षेत्रों की पहचान सर्वप्रथम 1970 के दशक में की गई थी, और चुमाथांग में तो मैं रह भी चुका हूँ, वहाँ पर मैं गया हूँ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है स्ट्रेटेजिक रूप से भी। तो अगर ऊर्जा की पूर्ति वहाँ सुनिश्चित होती है तो वहाँ के लोगों के जीवन में भी काफ़ी खुशहाली आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य की चिराग परियोजना हेतु विश्व बैंक के साथ $10 करोड़ के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो है जनजातीय क्षेत्रों में विकास हेतु एक विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा, एक विशेष योजना चलाई जाएगी जिसका नाम है छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना। और इस परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए भारत सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और विश्व बैंक ने मिलकर के $10 करोड़ की इस परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना का लाभ क्या होगा? दोस्तों, छत्तीसगढ़ एक जनजातीय राज्य है, और इस क्षेत्र में जो दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ तक अभी तक विभिन्न प्रकार के लाभ लोगों तक नहीं पहुँच पाए हैं, वहाँ जनजातीय समुदायों को विविधतापूर्ण और पोषण आधारित फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिनसे कि न केवल उन्हें अतिरिक्त आय हो सके, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों को गुणवत्तापूर्ण भोजन भी मिल सके। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में जनजातीय आबादी कुपोषित भी है और इसके साथ गरीब भी है, लेकिन ये जो चिराग परियोजना है, इसके माध्यम से अच्छी क्वालिटी का गुणवत्तापूर्ण फसलों के उत्पादन के माध्यम से इनको आय के साथ साथ पोषण भी प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये योजना इन क्षेत्र के 8 जिलों में 1000 गांवों के लगभग 2 लाख परिवारों को लाभान्वित करेगी। इसके अलावा यहाँ जल संचयन की बुनियादी संरचनाओं और सिंचाई सुविधाओं में भी निवेश किया जाएगा, और एकीकृत कृषि प्रणालियों के तहत फसल, मत्स्य और पशुपालन को एक साथ लेकर मॉडल विकसित किया जाएगा, ताकि किसानों को अतिरिक्त आय का सृजन हो सके। विज्ञान ज्योति योजना, ये एक योजना है जिसके दूसरे चरण की हाल ही में शुरुआत की गई है, और कुछ अतिरिक्त विद्यालयों को इसमें जोड़ा गया है। तो विज्ञान ज्योति योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस वर्ग को विज्ञान क्षेत्र में करियर के लिए प्रेरित करना है? इसका आंसर होगा लड़कियां एवं महिलाएं। हम देखते हैं कि भारत क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों के बीच विज्ञान के प्रति जो रुचि है उसमें कमी है, और इसी को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो विज्ञान में लड़कियां और महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसके अवसर पर 11 फरवरी 2021 को विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के दूसरे चरण को शुरू किया है, और इसके अंतर्गत विज्ञान अर्थात साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ अर्थात STEM इन विषयों में महिलाएं करियर बनाए, इसके लिए देश के 50 और जिलों को इस कार्यक्रम के दायरे में लाया गया है। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो ये कार्यक्रम हमारी जितनी भी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको विज्ञान में रुचि लेने और करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से ये कार्य करता है। दिसंबर 2019 से ही 50 जवाहर नवोदय विद्यालयों और में इसको चलाया जा रहा है, और अब 2021-22 में 50 और नए विद्यालय अलग अलग जिलों में शुरू किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की जो मेधावी लड़कियां हैं, उनको कला और कॉमर्स के बजाय, कला और वाणिज्य के बजाय विज्ञान संकाय के विषयों को चुनने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि वे इन क्षेत्रों में अपना करियर बना सकें। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष जो राज्यसभा में है गुलाम नबी आज़ाद, उनका कार्यकाल 15 फरवरी को पूरा हो रहा है, और अब उनके बाद राज्यसभा में नए प्रतिपक्ष नेता के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को
नियुक्त किया गया है। तो इस बाबत जो है आईएनसी द्वारा पत्र लिखा गया है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में बनाया गया है। अगर लोकसभा की बात करें तो अधीर रंजन चौधरी जो है बंगाल से, वे अभी नेता प्रतिपक्ष हैं। राज्यसभा सदस्य आजाद का कार्यकाल 15 फरवरी को समाप्त होगा। कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले दलित नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो 2014 से 2019 के बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें गुलबर्गा की संसदीय सीट है, वहां से हार का सामना भी करना पड़ा। इसके बाद 77 वर्षीय खड़गे पिछले साल राज्यसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुए। वे उच्च सदन में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करते हैं। तो इन्हें जो है अब नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में नियुक्त किया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको नेक्स्ट टाइम ये प्रश्न देखने को मिले परीक्षा में। चलिए तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स। इन्हीं करंट अफेयर्स को पीडीएफ में संकलन को आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं 2020 का, तो आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर आपके ये बुक के रूप में अवेलेबल है पीडीएफ में। तो आज ही आप वहाँ से जाकर इसे मिनिमल प्राइस में परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, संख्या कम है करंट की, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आपको कम मेहनत में अधिक लाभ की बात यहाँ पर है। तो उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने लाइक और शेयर में कंजूसी मत कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।